तो इतने सारे चीज़ों को हमको यहाँ पे कर लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आसियान समिट जो हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है आसियान से। देखो G20 से पिछली बार प्रश्न पूछ चुका है और G20 सब पढ़ के जाएगा, तो अगर उसने थोड़ा गेम खेला तो आसियान को लेकर के आ जाएगा। बताएंगे 20th इंडिया आसियान समिट हुआ, भारत आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद में 1967 में स्टैब्लिश हुआ। ये राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य सहयोग की बात करता है और उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो अभी रिसेंट समिट में क्या हुआ, तो मैं तुमको सिंपल पॉइंट बता देता हूँ, इस फॉर्मेट में लिख देना, बोलना कि भारत ने 12 पॉइंट का एक एजेंडा प्रपोज किया, ठीक है। 12 पॉइंट प्रपोजल इंडिया ने रखा है, जिससे भारत आसियान के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा। अब 12 पॉइंट तुम याद तो रख नहीं सकते हो ना, ऑर्डर याद रहेगा, तो तुम्हें करना क्या है, तुम बता दो कि भाई इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। देखो क्या है, आईमेक को इंडिया ना एक्सटेंड कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो पहला यही है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप। तुम्हारे पास मैप बनाने का मौका मिल गया, फटाक से मैप एक बता देना एग्जामिनर को। दूसरा क्या है, डीपीआई। अभी हम लोग डीपीआई की बात कर रहे थे, तो देखो डीपीआई यहाँ पे इंडिया जो अपना डीपीआई का स्टैक मतलब डेटा का जो पूरा स्टोरेज है उसको शेयर करना चाहता है, मतलब उसको शेयर करना चाहता है एशियन आसियान मेंबर से, ताकि वो लोग भी उस तरह का अपना कुछ बना सकें, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंडिया और आसियान जो है एक डिजिटल फंड फॉर फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिजिटल फंड फॉर फ्यूचर ये हम बता देंगे, डिजिटल फंड फॉर फ्यूचर की बात अपन करेंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे तो इंडिया क्या कहता है कि इंडिया ने आसियान नेशन को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो गुजरात में स्टैब्लिश हुआ है जामनगर में, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस CDRI इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन करने की बात करते हैं, ताकि डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। और यहाँ पे आप बता सकते हैं, चूंकि इंडिया और जो आसियान नेशन है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ते हैं। अब देखो ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दो, हाफ मार्क्स और बढ़ जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग जो है जान माल की क्षति और डिजास्टर मैनेजमेंट में आगे कदम बढ़ाने में एक अच्छा मतलब स्टेप होगा, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क के जो लक्ष्य हैं पूरा करने में, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क भी डिजास्टर मैनेजमेंट से, ये सब इंटरलिंकेजेस हमें जानना चाहिए। फिर क्या है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को रिव्यू करने की बात चल, ठीक है। आसियान इंडिया फ्री अग्रीमेंट को बातचीत करने का। अब चलो आते हैं 20वां आसियान इंडिया समिट हो गया। अब आ जाओ 18th ईस्ट एशिया समिट, दोनों एक ही साथ हुए थे, जकार्ता में हुए। तो या तो अगर ऐसे बोल सकता है, एक तो क्वेश्चन ऐसा सिंपल बोलेगा तो पूछ सकता है तुमसे कि भाई समिट के बारे में बता दो आसियान इंडिया। दूसरा बोल सकता है कि ये ईस्ट एशिया समिट के बारे में बता दो। और तीसरा प्रश्न ये आ सकता है कि इंडिया आसियान रिलेशंस ने पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा डायनेमिकली तरक्की देखी है, ठीक है ना, कि इट हैज शोन अ डायनामिक growth in the past 2 decades. So in the context of in the recent context, tell about some of the recent happenings or recent initiatives taken by these two parties to strengthen the ties even further. Also discuss certain challenges which are in between them and what suggest some way forward. तो एक क्वेश्चन हो सकता है जो इंडिया आसियान रिलेशन के बैकड्रॉप में पूछा हुआ रहे, जहां पे तुमको इनका यूज जरूर करना पड़े, बट डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं।
तो यूपीएससी अगर होती तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछती। आपने फिर भी थोड़ा सा रेडी रहना है उन चीजों के लिए, है ना। तो अब अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो मोदी जी 18वें ईस्ट एशिया समिट को जकार्ता में जो है अटेंड करने गए। ठीक है, अब इसकी हाईलाइट क्या है कि इंडिया ने रिव्यू किया इम्प्लीमेंटेशन, दो दो चीजें देखो, दो बात हुआ। ईस्ट एशिया समिट प्लान ऑफ एक्शन, EASPOA, याद रखना है, ये 18 से 22 तक के लिए एक बार हो चुका है। ठीक है, कि क्या करना है ईस्ट एशियन नेशंस को। और दूसरा, इसका रिव्यू किया गया वहां पे इस समिट के दौरान। और दूसरा क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में 2024 से 28 के लिए EASPOA 2024 से 28 तक को अप्रूव किया गया। और इसमें क्या बोला गया, इंडिया ने इसमें कुछ कुछ बातें बातें कही हैं। वो ये बोला, इसमें इनफैक्ट प्रोविजन यही है कि सेंट्रलिटी ऑफ आसियान रहेगा, और आसियान लेड मैकेनिज्म की सेंट्रलिटी रहेगी इन इंडो पैसिफिक। तो प्रशांत या हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें दक्षिण आसियान देशों या आसियान की केंद्रीयता रहेगी। और ये बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि चाइना डोमिनेशन ना रहे इंडो पैसिफिक, इसीलिए इंडिया भी इस बात को सपोर्ट करता है। और फिर क्या है, क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात कही गई, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अब विभिन्न क्षेत्रों में तुम कोई भी एग्जांपल दे लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बता दो वहां पे कि भाई एजुकेशन के क्षेत्र, कल्चर के, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सब तो बात करेंगे ही ना वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और क्या ही होगा हम। तो क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर, मतलब SDG के लिए जो एजेंडा था 2030 का, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात को फोकस में लाते हुए बात कही गई। इसमें इंडिया ने भी आसियान की सेंट्रलिटी को प्रमोट किया, और इंडिया ने क्या बोला, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, मतलब मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र होना। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया आसियान रिलेशंस, तो अगर भाई थोड़ा कुछ है तो बैकग्राउंड भी मैंने आपको दे दिया है कि इंडिया के लिए ईस्ट एशिया पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है भारत के लिए, जो दक्षिण मतलब ये जो है आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र उसके लिए। और सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया का सागर इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का लिटोरल कंट्रीज के साथ, मतलब जो इंडियन ओशन में बेसिकली जो कंट्रीज हैं और इसके आसपास के जो कंट्रीज, उनमें सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंडिया चाहता है और उसके लिए कुछ प्रयास करने की कोशिश करता है। दूसरा, इसके वजह से क्या होगा, रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण की बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का एकीकरण होता हुआ दिखाई देगा, और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये याद रखना, ये फैक्ट हो गया, 11.3% भारत का जो वैश्विक व्यापार होता है वो आसियान के साथ होता है। 11.3% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड अकर्स विद आसियान नेशन। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट भी बोल दो और यहीं पे आप थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कर लो, कनेक्टिविटी भी बता दो। ठीक है, और आप बता जो ना ट्राइलैटरल जो हाईवे हम बना रहे हैं इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार को लेकर के, तो इसी को लेकर के है। फिर मेकोंग गंगा इनिशिएटिव भी हमारा है इसको लेकर के, तो हम बता सकते हैं, और इन सब में हमारा नॉर्थ वेस्ट को आगे आने का मौका मिलेगा। सिक्योरिटी भारत की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक कॉरिडोर बता देंगे यहाँ पे। चिकन नेक कॉरिडोर कहने का मतलब क्या होता है, बांग्लादेश के पास जो हमारा 22 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हाँ है ना, तो ये चिकन, तो ये अगर मुर्गी का ये गर्दन कटा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट या हाथ से, तो सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा, ड्रग अब्यूज नॉर्थ ईस्ट में रोकना अगर है आपको, तो उसके लिए, क्योंकि यहीं पे गोल्डन ट्रायंगल अवेलेबल है हमारा। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन 3 देश आते हैं, लाओस,
कंबोडिया नहीं आता है, थाईलैंड, आई एम नॉट रॉन्ग, दिस हैज टू बी देयर, लेट मी, ये दो तो मुझे याद है, गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ तक मुझे ध्यान है कंबोडिया नहीं है ट्रायंगल में, देख लेता हूँ एक बार, म्यांमार है ना, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यस, सही में लिखा, these three countries are there in golden ट्रायंगल। तो अब ये क्या है कि ये ट्रायंगल क्या है, ड्रग अब्यूज के, ड्रग नेटवर्क है ना स्मगलिंग के लिए, और दूसरा चाइना को इस रीजन में कंटेन करने के लिए, कंटेन चाइना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। अब यह बता देंगे साउथ ईस्ट एशिया जो है, दक्षिण पूर्व भारत जो है, भारत के लिए जो सॉफ्ट पावर की, भारत के सॉफ्ट पावर के लिए एक नैसर्गिक स्थान है, नेचुरल डेस्टिनेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ रामायण, योगा, बुद्ध के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे अच्छा कर सकते हैं। कंसर्न्स क्या हैं, होती क्या है, तो भाई ग्रेट पावर कंपटीशन का रीजन बन गया इंडो पैसिफिक अभी। दूसरा क्या है, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा हमारा इनके साथ 43 दशमलव कुछ बिलियन डॉलर का है, 40 दशमलव, तो हम बता देंगे कि ह्यूज, अगर याद रहा तो ठीक है कि 43 बिलियन, नहीं तो बहुत ज्यादा है। अभी देखो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजनल अग्रीमेंट चल रहे हैं, जैसे आरसेप चल रहा है, तो जो कि भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा में है, यानी कि इसके वजह से हमारे व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंच, मार्केट एक्सेस और कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं, मार्केट अच्छा नहीं होने का रीजन ही है कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं, हमसे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी चाइना की है, इसीलिए चाइना की क्या ट्रेड होता है उनका। डिलेड प्रोजेक्ट्स, हमारे दिक्कत यही है कि हम लोग बस वादा करके भूल जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो बोल देते हैं आपके यहाँ ये बना देंगे वो बना देंगे, उसके बाद बनाते बनाते कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल IMT जो है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे की बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, और बोला जा रहा है अब 2027 तक बनेगा, तो हम पे भरोसा करेगा क्या? तो और इसी दौरान चाइना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप बहुत ज्यादा कर रहा है म्यांमार के अंदर में, 8 लेन रोड्स बना रहा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ऑब्वियसली वो लोग उनको फेवर कर रहे हैं, ये एक दिक्कत है। चलो अब इंडिया सऊदी रिलेशन को देख लेते हैं। क्यों इंडिया सऊदी रिलेशन को हमको पढ़ना है? इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का पहला समिट लेवल मीटिंग, अभी 8 नंबर में अगर पूछ लेगा, बस मीटिंग के हाइलाइट्स ही पूछ लेगा 8 नंबर का, तो लड़का निकल जाएगा रोते हुए एग्जाम हॉल से बाहर जाता है। आधा लड़का एग्जाम हॉल में या क्वेश्चन देख ही के रो देता है, भाई 2-3 क्वेश्चन तो नहीं लगने जा रहा है, क्या किया। इसलिए पूरे तरीके से पढ़ो,